Okay, our today's topic is demographic profile during the British rule. इस चैप्टर के अंदर इससे पहले आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अभी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या शो करता है? डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल shows all feature of a stagnant and backward economy। ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल से क्या पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी उस समय क्या थी, क्या फीचर थे उस समय इकोनॉमी के, कि जो इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जिनको हम लेके चल रहे हैं इस समय। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। यानी जो बर्थ रेट था, डेथ रेट था, दोनों ही काफी ज्यादा हाई थे। और ये किस चीज को शो कर रहा था? कि मासिव पॉवर्टी को, यानी बहुत सारे लोग क्या थे हमारी कंट्री के अंदर, पुअर थे। तो सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है बेटा कि जो 1000 बच्चों के पीछे जितने, मतलब बच्चों की 1 साल से पहले डेथ हो जाती है, यानी इतने छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है वो 1 साल से पहले, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर आता है। और हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ड्यूरिंग हम कहें ब्रिटिश पीरियड बहुत ज्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ ए चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की 1 साल की कंप्लीट होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। और उस समय ये जो डाटा था ये था 218 पर थाउजेंड, यानी 1000 में से 218 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी। ये लगा लो कि 1 साल पूरा होने से पहले। और आज के टाइम में ये डाटा कितना आ चुका है, ये जो डेथ रेट है रिड्यूस होकर कितनी हो गई है, 32 पर थाउजेंड। तो कंपेयर करें अगर हम दोनों सिचुएशन को, तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उस समय कितनी पुअर थी, इसको आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास इसमें आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन वाज एज लो एज 32 ईयर्स। यहाँ पर जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, यहाँ पर किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, एक एवरेज एज की बात हो रही है कि उस समय एवरेज एज कितनी चल रही थी, अप्रोक्स 32 ईयर्स। यानी ऐसा भी नहीं होता कि 32 ईयर्स में हर एक पर्सन की डेथ हो जाती थी, एक एवरेज एज हमने निकाली कि ठीक है, जो उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एवरेज एज निकल रही थी वो 32 ईयर्स निकल रही थी, यानी लाइफ जो थी वो ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में वही वही जो हमारे पास एज पीरियड आ चुका है वो है अप्रोक्स 69.4 ईयर्स, यानी 70 ईयर्स आप लगा सकते हो। तो ये किस चीज को शो कर रहा है कि उस समय हेल्थ केयर सिचुएशन कैसी थी, आज के टाइम हेल्थ केयर सिचुएशन कैसी है, उस समय कितने लोग जो थे वो उनके अंदर अवेयरनेस की कमी थी, यानी लैक ऑफ अवेयरनेस था, लैक ऑफ रिसोर्सेज था, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी था। तो आज के टाइम में उतनी सिचुएशन क्या कंपैरेटिवली बेटर हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे में पॉइंट आता है इसमें से लिटरेसी रेट। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, लेकिन लिटरेसी रेट से पहले अगर मैं आपको ये और बताऊं कि उस समय फेमाइंस, एपिडेमिक्स, ये बहुत ज्यादा मतलब एक कॉमन सी चीज थी। ठीक है ना, कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फ्रीक्वेंट फेमाइंस एंड रिकरिंग एपिडेमिक्स वर द प्राइम कॉज बिहाइंड ए हाई मोर्टेलिटी रेट। अब ये हाई मोर्टेलिटी रेट के पीछे रीजन क्या था, क्यों इतना ज्यादा डेथ रेट था, या क्यों इतना ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, उस या लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम क्यों थी, इसके पीछे रीजन ये था कि उस समय फ्रीक्वेंटली क्या आते रहते थे, एपिडेमिक्स आ जाते थे, फ्रीक्वेंटली क्या होते थे, फेमाइंस आते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट वाज नियरली 16%, रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। उस समय लिटरेसी रेट की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन पर्सन तो लिटरेट है और कौन इलिटरेट है? जो बच्चा किसी भी लैंग्वेज को रीड एंड राइट कर सकता है, हम इसे 7 एंड अबो एज के अंदर लेते हैं। 7 ईयर से तो छोटा बच्चा होता है, उसको हम नहीं काउंट करते, लेकिन 7 ईयर्स एंड अबो में कितने लोग किसी भी लैंग्वेज को रीड एंड राइट कर सकते हैं, तो वो क्या है, लिटरेट।
तो उस समय हमारा जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 16% था। यानी ओनली 16% जो लोग थे वो किसी लैंग्वेज को रीड और राइट कर सकते थे। एजुकेशनल लेवल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम जस्ट बात कर रहे हैं एक लिटरेसी रेट की, कि कितने लोग किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो 16% था। और यहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। फीमेल का लिटरेसी रेट तो था ओनली 7%। तो ये किस चीज को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि उस समय हम कितनी ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ सोशल बैकवर्डनेस थी, कितनी ज्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। तो ये था हमारे पास फोर्थ पॉइंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल में से लिटरेसी रेट। तो जैसा कि आपने देखा कि लिटरेसी रेट की हम बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, या साथ साथ हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, और जितने भी हमने पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए, उससे क्या पता चलता है कि हमारी जो पोजीशन थी उस समय क्या थी, काफी ज्यादा वर्स्ट थी, स्टेगनेट इकोनॉमी थी। बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, डेथ रेट बहुत ज्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, वो काफी कम थी। तो ये सब चीजें एक बैकवर्ड इकोनॉमी को, एक स्टेगनेट इकोनॉमी को शो कर रही हैं। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे ईयर्स हैं जो काफी ज्यादा, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उनको 1 मार्कर के लिए भी लर्न करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1 मार्कर क्वेश्चन है कि कौन से ईयर को हम ग्रेट डिवाइड कहते हैं, और क्यों कहते हैं 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? क्या था बेटा? प्रियर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। यानी 1921 से पहले कभी भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कॉन्टिन्यूसली नहीं इंक्रीज हुआ। पॉपुलेशन जो होती थी वो क्या था, साइज ऑफ पॉपुलेशन फ्लक्चुएटिंग था। यानी एक सेंसस होती थी उसके अंदर इंक्रीज हो जाता था, दूसरी सेंसस के अंदर क्या होता था, डिक्रीज होता था। सेंसस वैसे ही होती थी जैसे 10 ईयर्स के बाद होती है आज के टाइम में सेंसस, वैसे ही 10 ईयर्स के बाद सेंसस होती थी, यानी जनगणना। तो उससे क्या होता था कि कभी तो इसका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, कभी साइज ऑफ पॉपुलेशन थोड़ा सा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ज्यादा चेंजेस भी नहीं आ रहे थे। बट आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इंडिया रिकॉर्डेड ए कांस्टेंट राइज। यानी 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई है, कभी भी उसके अंदर कमी नहीं आई है, कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हुई है। Thus, the census 1901 showed a decline of 0.04 crore in total population. 1901 की पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो जो हमारा ग्रोथ रेट था, यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन था, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था। 23.87 करोड़ से रिड्यूस होकर 23.83 करोड़ हो गई थी। फर्स्ट जो सेंसस हुई थी वो 1891 के अंदर हुई थी बेटा। उस समय पॉपुलेशन का साइज क्या था, 23.87 करोड़। लेकिन 10 साल के बाद पॉपुलेशन का जो ग्रोथ साइज था वो क्या हो गया, 23.83। यानी 0.04% जो थी वो पॉपुलेशन का साइज क्या हुआ था, वो डिक्लाइन हुआ था। फिर हम 1911 की बात करें तो इस समय में क्या हो गया, थोड़ा सा साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी यहाँ पर आपका क्या, पॉपुलेशन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 1911 में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे, अगेन द सेंसस ऑफ 1921 शोड डिक्लाइन। तो 1901 में डिक्लाइन हुआ, 1911 के अंदर फिर थोड़ा इंक्रीज हो गया, 1921 के बाद फिर क्या हो गया, 1921 में फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया 0.07 करोड़। बट यानी ये फ्लक्चुएटिंग रहे। From the year 1921 onwards, total population in India never decline. It shows a continuous rise. यानी continuous हमारी जो population है 1921 के बाद वो increase हुई है। 1931 में भी रिकॉर्ड किया गया 2.76 करोड़ का इंक्रीज। इसी तरह से हम बात करें 1941 के अंदर भी 3.96 करोड़ का इंक्रीज हुआ। यानी कॉन्टिन्यूस 1921 से इंक्रीज हुई है। इसी वजह से 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। उससे पहले पॉपुलेशन फ्लक्चुएटिंग रही, लेकिन उसके बाद क्या, पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हुई। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है 1951। अभी 1951 इसे कहते हैं ग्रेट एक्सप्लोजन, ईयर ऑफ ग्रेट एक्सप्लोजन। ये ग्रेट एक्सप्लोजन क्या था, अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले ये 8 पॉइंट।
constantly rising population on the eve of independence led to excessive burden of maintenance investment. अब यहाँ पर मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट क्या आ जाता है? मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट यानी जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने पे खर्चा किया जाएगा उसे कहा जाएगा मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट. It is an expenditure which a country has to incur on the maintenance of the existing population. यानी existing population को की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर है वो इतना ज्यादा होता था कि ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाता था. सारा का सारा जो भी कंट्री की इनकम थी वो किस चीज के ऊपर लग जाती थी? वो इन लोगों की नीड्स को पूरा करने के अंदर, और फिर भी फुलफिल नहीं हो पाती. When the maintenance investment is high, growth oriented investment remain low. तो ऑटोमेटिकली जैसा मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट के ज्यादा होने से ग्रोथ जो इन्वेस्टमेंट था, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, वो क्या था? काफी कम था. ये आप देख ही रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे दिखा रखी है. तो एक कंसिस्टेंट राइज इन पॉपुलेशन पोस्ट 1921. ये 1921 के बाद पॉपुलेशन का तेजी से इंक्रीज, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना. हाई इन्वेस्टमेंट की बात करें, हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करें या लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये किस चीज को शो करता है कि हमारी इंडिया की जो पोजीशन थी वो क्या थी कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टेगनेट इकोनॉमी थी. However, the underlying fact that till 1951 the rise in India's population was never alarming. कि 1921 से पॉपुलेशन राइज तो हो रही थी लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन में नहीं थी. हमें कहीं की कोई खतरे की स्थिति नहीं थी. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी बट विद इन लिमिट इंक्रीज हो रही थी. बट इन 1951 onwards, the rise of population become explosive in nature and the country starting facing a serious challenge of in terms of population explosion. तो 1951 से जो continuous बहुत स्पीडली हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो, यानी हमारी जो कंट्री है वो किस प्रॉब्लम को फेस करने लगी? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को. एंड 1951 का ईयर किस चीज के लिए फेमस हो गया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो दो ईयर हमने यहाँ पे डिस्कस किए, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिसके बाद कॉन्टिन्यूस पॉपुलेशन बढ़ी. 1951 हम कहेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसके अंदर क्या हुआ? जिसके बाद बहुत स्पीडली पॉपुलेशन इंक्रीज हुई. 1921 से पहले पॉपुलेशन क्या थी? फ्लक्चुएटिंग थी. 1889 के अंदर हमारी सेंसस स्टार्ट हुई थी, लेकिन मेनली हम उसे काउंट करते हैं 1901 से. और 1901 से हमने क्या नोटिस किया कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कभी पॉपुलेशन साइज में हल्का सा राइज हुआ, कभी हल्का सा क्या हुआ? फॉल हुआ, यानी एक फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन रही. ये जो टॉपिक था ये था आपके पास डेमोग्राफिक प्रोफाइल. इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज द ओक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इसमें से 1 मार्कर भी क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम्स के अंदर, और साथ के साथ आप ये लगा लें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 या 4 मार्कर भी आपके एग्जाम्स में आएगा. ओक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करें बेटा, occupational structure refers to distribution of working population across primary, secondary and tertiary sector. अगर हम बात करें कि ये प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टेरिटरी सेक्टर क्या है, आप 9th क्लास से आप लोग इस चीज को पढ़ते आए हैं कि हम प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है. फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ. प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज रिलेटेड टू नेचुरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती हैं इसके अंदर. सेकंड हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और हम बात करें थर्ड सेक्टर की, टर्शियरी सेक्टर, इसके अंदर हमारी क्या आती हैं? सर्विसेज आ जाती हैं. जितनी भी तरह की सर्विसेज हैं, गुड्स इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, क्या होती हैं? ओनली सर्विसेज. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. तो जिसमें मैंने आपको बताया 3 अपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे. और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पहले 2 सेक्टर हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके अंदर गुड्स प्रोड्यूस होती हैं. लेकिन जो हमारा थर्ड सेक्टर है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये गुड्स प्रोवाइड नहीं करता. लेकिन सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो हमारे फर्स्ट और सेकंड सेक्टर के लिए क्या होती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए सपोर्टिव होती हैं. यानी हम ये लेके चले कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं इनके अंदर इंटरडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस नहीं.
तो फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की पोजीशन क्या थी। तो टेबल 2 जो मैं आपको दिखा रही हूँ शोज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द डेटा रिलेट टू द 1951 बिकॉज रिलायबल स्टैटिस्टिक्स फॉर द ईयर 1947 आर नॉट अवेलेबल। ये डेटा जो हमारा 1951 जिस समय हमारे प्लानिंग भी स्टार्ट हो गई थी, हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बन गई थी, ये उस समय का डेटा है, क्योंकि 1947 का जो डेटा है वो इतना रिलायबल डेटा नहीं है कि हम लोग उसको लेके चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं इन ईयर 1951, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर जो था वो 72.7% जो था लोग जो थे वो किसके ऊपर लगे हुए थे, वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर लगे हुए थे, जिसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर में 50%, एग्रीकल्चर जो लेबर थी 19.7%, और इसके अलावा जो फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और ये सब 2.4%, और माइनिंग में 0.6%। तो टोटल जो था वो 72.7% जो पॉपुलेशन थी वो अंगेज थी इन द प्राइमरी सेक्टर। तो आप ये देख सकते हैं कि उस समय हमारा जो एक लार्जर सेक्शन है वो किसके ऊपर अंगेज था, वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर अंगेज था। आज भी अगर हम कंपेयर करें तो तीनों सेक्टर में से आज भी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर से ही आता है, और ये हमारी बैकवर्डनेस को शो करता है। लेकिन उस समय तो 72.7% लोग किसके ऊपर अंगेज थे, वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही लगे हुए थे। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में ओनली 10.1%, यानी स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में 9%, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें इसके अंदर 1.1% लोग जो थे वो अंगेज थे। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो 17.2% जो पीपल थे वो अंगेज थे किसके अंदर, इस थर्ड सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज। तो ये जो डेटा है किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो उस समय क्या थी, वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। हालांकि अगर हम इसको आज के टाइम के साथ कंपेयर करें, जो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो है प्राइमरी सेक्टर का है तो अभी भी एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर का ही सबसे ज्यादा रोल, लेकिन अभी क्या है कि चेंज आ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, टर्शरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, और प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में जो रोल है वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता चला जा रहा है, रिड्यूस होता चला जा रहा है, और ये दो सेक्टर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जो हमने ये टेबल अभी डिस्कस की, आ, ये वही चीजें आ गई बेटा हमारे पास कि 72.7% जो लोग हैं वो किसके ऊपर एंगेज थे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर लगे हुए थे। अब अगर कंपेयर करें हम इसको एडवांस कंट्रीज के साथ, तो एडवांस कंट्रीज के अंदर इंग्लैंड की बात करें, यूएसए की बात करें, इंग्लैंड के अंदर और यूएसए के अंदर ये लगा लो ओनली 2%, जापान में ओनली 12%, जर्मनी में 4% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर लगे हुए थे। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो जाता है कि जो एडवांस कंट्रीज हैं वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोग जो हैं वो कम अंगेज है, वहां पर प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग हैं कम अंगेज है। जबकि वहां पर लोग कौन से सेक्टर में ज्यादा लगे हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर लगे हुए हैं। और ये जो है हमारे इंडिया में 72.7% लोग जो थे प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे, दे वर एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर, एंड दिस शोज द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा इंडस्ट्री एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। On the eve of independence, barely 9% of the working population was engaged in manufacturing sector. जबकि हम कंपेयर करें बेटा इसको, व्हेन वी कंपेयर इट विद द यूएसए और इंग्लैंड और जापान, तो वहां पर जो नंबर है वो काफी ज्यादा था, यानी 32% इन द यूएसए, 42% इन द इंग्लैंड, एंड 39% इन द जापान, दे वर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। फिर ये किस चीज को शो कर रहा है, ये फिर हमारी बैकवर्डनेस को शो कर रहा है कि हमारे यहाँ ओनली 9% जो लोग थे देवर एंगेज ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी फिर हमारी बैकवर्डनेस को, हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी को शो कर रहा है। नेक्स्ट इसी के अंदर आ जाता है बेटा अनबैलेंस ग्रोथ। देखो बैलेंस ग्रोथ क्या है कि जब सभी सेक्टर्स में एक साथ ग्रोथ होगी तो उसे हम बैलेंस ग्रोथ कहेंगे, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था। अभी देखो ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर वर इन देयर इन्फेंट स्टेज। 10% पर्सन का अंगेज होना या 17% पर्सन का अंगेज होना अप्रोक्स, वो एक इन्फेंट पोजीशन को ही बता रहा है।
तो यहाँ पर कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि उस समय हमारे यहाँ जो, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग भी क्या था कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था वही ग्रो कर रहा था। यानी जो हमारी ये लगा के चलें कि जो हमारी ग्रोथ थी वो एक तरह से वन साइडेड थी। सभी सेक्टर्स को एक साथ इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था। अगर सभी सेक्टर्स को एक साथ इन्वॉल्व करते प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो वो होती है हमारी बैलेंस ग्रोथ, जो कि हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी। यहाँ पर ये हमारे दो टॉपिक्स जो हैं बेटा वो कंप्लीट हो गए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आगे जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी जो है आपके पास 2 मिनट का टाइम है।